एच पाइलोरी का इलाज ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में गलत चीजें फैला दी हैं, इसलिए लोगों को इल्म ही नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, क्योंकि लोग इसका इलाज सही तरह नहीं करते और उनको कई साल जो है मैदे की तकलीफ से गुजरना पड़ता है और लोग जो है वो देसी दवाइयां और इस तरह की दवाइयां खाते रहते हैं। ये वीडियो आज बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, और अगर मुमकिन है तो कैसे करना है, क्या क्या आपने चीजें लेनी है, किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को छोड़ना है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को नहीं पता कि एच पाइलोरी बेसिकली फैलता कैसे है, आपकी बॉडी के अंदर कैसे जाता है, इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, क्या एक दफा इलाज करने के बाद एच पाइलोरी की इन्फेक्शन दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे भी हम एक छोटी सी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें ताकि आपको एच पाइलोरी का इलाज पता चल सके, क्योंकि ये एक बड़ा खबीस सा जरासीम है, ये बहुत जल्दी ट्रीट नहीं होता है और उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि आपको इसका इलाज सही नहीं पता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इलाज के ऊपर, तो इसके अंदर जो है बेसिकली 3 किस्म की दवाइयां फर्स्ट लाइन होती हैं। इसके अंदर डिफरेंट रिजीम दी जाती हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि एच पाइलोरी जो है वो एक जरासीम है। अब जब जरासीम है जो बैक्टीरिया नेचर का, जो बैक्टीरिया की फैमिली से ताल्लुक रखता है, अब इसको मारने के लिए हमें चाहिए एंटीबायोटिक, लेकिन ये इतना सख्त जान किस्म का होता है और इसके अंदर एक सलाहियत होती है कि जब ये आपके मैदे के अंदर जाता है तो उसकी मिकोजल लेयर में घुस जाता है, उसकी तह के अंदर घुस जाता है और वहां पर एक यूरेज एंजाइम से, जो इसके एंजाइम इसके अंदर होता है, वहां पर एक क्लाउड बनाता है, एक बादल नुमा एक चीज बनाता है, समझ लें, और उसकी वजह से उस पर कोई चीज असर नहीं करती और वो मरता नहीं है। इसीलिए इसमें कम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स, 2 किस्म की एंटीबायोटिक होती हैं और एक ऐसी दवाई होती है जो आपका स्टमक में जो एसिड होता है उसको बनने से रोकती है, ताकि एंटीबायोटिक स्टेबल रहे और जाके वो ज्यादा देर तक जो है वो उसके ऊपर असर करे, ताकि वो बैक्टीरिया मर सके। अब 2 किस्म की एंटीबायोटिक, पहली ट्रीटमेंट लाइन जो होती है इसकी, उसमें होती है डॉक्टर साहब को देंगे, इसके साथ एक पीपीआई देंगे जिससे आपका स्टमक का एसिड होगा, ये है फर्स्ट लाइन थेरेपी। लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर जहां पर एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल होता है, इसमें ये कदरन जो है बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आती और इससे जो है वो टोटली इरेडिकेट नहीं होता, बैक्टीरिया इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्वाड्रेपल थेरेपी में, यानी जिसमें 4 ड्रग होते हैं, वो देनी पड़ती है। उसमें 2 एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक पीपीआई यानी जो आपके स्टमक का एसिड जो है वो रोकता है, और इसके साथ साथ एक ड्रग होता है बिस्मथ सैलिसिलेट। ये 4 का कॉम्बिनेशन दिया रहता है 10 से 14 दिन के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 14 दिन के लिए लें। अगर आपका स्टूल एंटीजन से, ब्रेथ टेस्ट से, एंडोस्कोपी से या कैसे भी आपका जो है ये अगर पॉजिटिव है टेस्ट, तो आप 14 दिन के लिए ये जो है इसकी पूरी रिजीम जो डॉक्टर साहब को शुरू करवाएं तो ये लें, ताकि आपको इरेडिकेशन जो है इसकी सही मिल सके। अगर क्वाड्रेपल थेरेपी कामयाब हो जाती है आपकी, तो फिर इसके अंदर जो है वो तकरीबन 90% से अबव रेट आता है, अब सक्सेस रेट अबव आ जाता है इससे। अच्छा, इसमें ड्रग्स जो हैं वो चेंज भी किए जा सकते हैं। मतलब फर्ज करो कि 2 एंटीबायोटिक देनी है जिसमें अमोक्सिसिलिन होती है, क्लेथ्रोमाइसिन होती है, इसमें चेंज भी किया जा सकता है। इसमें मेट्रोनिडाजोल भी यूज की जा सकती है, लीवोफ्लॉक्सिन भी यूज की जा सकती है। ये अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उसके मरीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वहां पर उस एरिया में ड्रग रेजिस्टेंस कितना है, उस बंदे ने कितनी पहले रेजीम यूज की है या वो कितनी एंटीबायोटिक्स पहले ले चुका है। इसका एक टेस्ट भी किया जा सकता है और वहां पर बैठे डॉक्टर का एक फैसला भी होता है, उसकी एक फहम भी होती है अपने पेशेंट के बारे में कि मेरे पेशेंट में या मेरे इलाके में कितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है। और अगर एक रेजीम फेल हो जाती है तो उसके बाद फिर सेकंड लाइन थेरेपी या थर्ड लाइन थेरेपी के अंदर इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके, इसमें ड्रग ऐड करके 10 से 14 दिन का पूरा कोर्स होता है। उसके बाद 4 हफ्ते बाद आपने जो है इसका टेस्ट करवाना होता है, वही स्टूल एंटीजन या फिर आपका जो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट या फिर आपकी जो एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, जिसमें फिर ये कंफर्म किया जाता है कि ये खत्म हो गया है कि नहीं हुआ। इरेडिकेशन का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले इसकी अलामात सारी खत्म हो जाए, अलामात आपको नहीं आ रही बिल्कुल भी, इसके साथ आपकी स्टमक लाइनिंग जो है या अल्सर बन गए थे वो सारे हील हो जाएं, आपकी ब्लॉटिंग जो आपको अफारा हो जाता था, पेट खराब हो जाता था, पेट में दर्द रहता था, ऐसा लगता था कि बस पेट भर गया थोड़ा सा खा के, पेट में गैस रहती थी, एसिडिटी होती रहती थी, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती हैं तो फिर आपने पीपीआई जो है वो स्पेशली, अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ये ड्रग पीपीआई का यूज कर रहे होते हैं, राइजिक वगैरह, उनको भी 2 हफ्ते वो राइजिक छोड़नी पड़ती है, फिर इसका टेस्ट होता है, फिर कंफर्म होता है कि ये
खत्म हुआ या नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये फैलता कैसे है, ये आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता ये कैसे फैलता है। ये फैलता है फीको ओरल रूट से या फिर ओरल टू ओरल रूट से। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। फीको ओरल रूट यानी जैसे हम स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, यानी आपके पखाने का टेस्ट होता है, तो अगर कोई भी चीज कंटेमिनेटेड है पखाने के साथ और वो आप इंजेस्ट कर लेते हैं, उसमें पानी आ सकता है। जैसे अगर किसी बंदे ने कहीं भी वो पानी इस्तेमाल किया है, कहीं टैंकी के अंदर, कहीं दूध के अंदर जैसे पानी यूज किया जाता है, या गोलगप्पे या इस तरह के स्ट्रीट फूड्स के अंदर पानी इस्तेमाल किया जाता है, और उस बंदे ने अच्छी तरह हाथ नहीं धोए उसे खाने से बाद आके, और उसने उस पानी को इन्फेक्ट कर दिया है, तो जितने लोग वो लेंगे तो वो सस्पेक्टेबल हो जाएंगे इसकी इन्फेक्शन के, उनको खतरा लायक हो जाएगा कि वो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन उन्हें हो सकती है। तो ये है फीको ओरल रूट, यानी फीसिस से अगर वो उठ के किसी भी तरह आपके हाथों से वो आपके खाने तक पहुंच गया। दूसरा ओरल टू ओरल रूट। ओरल टू ओरल रूट क्या है कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है इससे, उसने कोई स्ट्रॉ यूज किया, उसने कोई कप यूज किया, उसने कोई यूटेंसिल यूज किया, तो फिर ये आपके हाथों में वो लग के उसके मुंह से आपके मुंह तक वो आराम से पहुंच सकता है। तो अगर कोई बंदा सिम्प्टोमेटिक है, उसको ये अलामात आ रही हैं और वो पॉजिटिव भी है, तो उससे आपने एहतियात करनी है। हाथ आपने अच्छी तरह धोने हैं। जब भी खाना खाने लगे, खाना पकाने लगे, खाने के बर्तन इस्तेमाल करने लगे, पानी पीने लगे, तो आपने हाथ बहुत अच्छी तरह धोने हैं। इसके बाद दूसरी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बाहर से ऐसी चीजें नहीं खानी जो आग पे ना पकी हो, क्योंकि ये आग पे जब इसको पकाया जाता है, बॉईल किया जाता है, तो ये बिल्कुल किल हो जाता है बैक्टीरिया, तो ये नहीं बचता। लेकिन ऐसी चीजें जैसे गोलगप्पे का पानी होता है, जैसे दही बड़े होते हैं, या फिर इस तरह की जितने स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको ठंडा करके खीर वगैरह, दूध, ये वो इस तरह की जितनी चीजें अगर इनको बॉईल नहीं किया जाता और वैसे ही जो है वो इंजेस्ट कर दिया जाता है, इनको आग पे नहीं पकाया जाता, तो फिर ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि आपको एच पाइलोरी जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब ये सारा ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर के जेर निगरानी इसका जो है वो इलाज शुरू करें, इसका जो कोर्स शुरू करें, और उससे मशवरा लेके शुरू करें, खुद कभी ना करें। देसी दवाओं को या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो वक्तन तो आपको जो है वो आराम दे सकती हैं, लेकिन एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स के अंदर ही होती है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक खानी ही पड़ेगी। हाँ, गला खराब में, जुकाम में आप फौरन एंटीबायोटिक लेते हैं, जो कि मोस्टली मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका कि मोस्टली जो है यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होती है, उसमें नहीं लेनी है आपने, जिसमें आप लेते हैं। लेकिन जब इसकी बारी आती है जहां जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, उसमें आप जो है वो एंटीबायोटिक लेने से घबराते हैं। तो इसका पूरा कोर्स है वो लें, लाजमी लें। और इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि ये अच्छा काम, अच्छी बात जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सके। और इस तरह की मालूमात के लिए जो बिल्कुल साइंस की बेस पे साबित है, जो अच्छी बात है, जो सच बात है, जो आपको फ़ायदा देगी बात, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, अपने नॉलेज में इजाफा चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस डालते हैं ताकि आम आवाम का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।